फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बेवफाई का कटघरा। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद सोए थे, लेकिन ममता की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति ईशान निश्चिंत होकर सो रहा था, जबकि ममता अंदर ही अंदर घुट रही थी। ममता को ईशान के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। ममता की शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन वह मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर ईशान की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे ममता नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा, ममता बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर ईशान ने पूछा, ममता, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। ममता का स्वर बुझा हुआ था। क्यों? ईशान ने पूछा। बस यूं ही, ममता ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। ममता, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। ईशान का इतना कहना पर था कि ममता उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। ईशान, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ममता ने अनायास पूछा। पत्नी के इस सवाल पर ईशान गंभीर हो गया। वह कुछ सोच कर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो। बीते दिन की ही बात थी। ममता हमेशा की तरह ईशान की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी। तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर जा गिरा। ममता ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का फोटो था। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। वह ईशान के पास जा पहुंची। वह अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही ममता ने फोटो दिखाई, वह अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए ईशान ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम जेब में इतनी महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। ममता ने चुगलबाजी की। ईशान मुस्कुरा कर बोला, मेरे ही विभाग की है। तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल। एक फॉर्म पर लगानी थी, गलती से मेरे साथ चली आई। वह बोला। ममता इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही ईशान उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उससे ना रहा गया तो पूछ बैठी, ईशान, तुम बदल गए हो। यह तुम कैसे कह सकती हो? वह ऐसा बताते हुए बोला, तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ। ममता ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। ईशान ने सफाई दी तो ममता ने मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे होंगे। ईशान का ऑफिस से फोन आया। ममता, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया। क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? जरूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर ले लेना। कहकर ममता ने जैसे ही फोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फोन आ गया। ईशान सर, आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी। ममता ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या नाराज हो मुझसे? माफी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसीलिए आपके साथ कॉफी पीने नहीं जा सकी। ममता को समझते देर नहीं लगी कि ईशान शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर ममता का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। ममता का इतना कहना भर था कि उसने फोन काट दिया। ममता का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ईशान कैसे पेश आए। वह सोचने लगी कि लड़की से ईशान का क्या संबंध है। ऐसे ही विचारों में डूबी ममता पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। ईशान के ऑफिस पहुंचकर उसने फोन कर दिया। ईशान ऑफिस के बाहर आ गया। फोन देते समय ममता ने उस लड़की का जिक्र किया तो वह बोला, मैं बात कर लूंगा। शाम को ईशान घर आया तो आते ही ममता से बोला, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से कानपुर जा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? ममता के इस सवाल पर वह असहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा?
मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, ममता ने कहा तो अचानक ईशान को न जाने क्या सूझा कि एकाएक सामान्य हो गया। वह ममता को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद ममता भी सामान्य हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था। वह किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी, इसीलिए वह चाह कर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो ममता को शीतलता देने की जगह शूल की तरह चुभ रही थी। मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। कभी लगता यह सब झूठ है, तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सास की नजर ममता पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही कहकर ममता उठने लगी। ईशान चला गया इसलिए? इस सवाल का ममता ने कोई जवाब नहीं दिया। ईशान को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। ममता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ ईशान की अच्छी नौकरी देखी और कर दी शादी। काफी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में ईशान की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब उसे क्या पता था कि ऐसा वक्त भी आएगा जब रुपया पैसा सब गौण हो जाएगा। हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसके मां बनने की संभावना क्षीण नजर आती थी। कभी कभी ईशान खींच जाता तो ममता अपनी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्चे की बात करती। संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते थे। इधर कुछ महीने से ईशान उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। दोनों में बातें कम ही हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक ममता के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वह फपक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले, मायके चलो। ममता के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन उसे ईशान की माँ का ख्याल था। इसने माता पिता से कहा, सास अकेली रह जाएगी। ईशान ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूंगा, ममता के पापा बोले। तीसरे दिन ईशान आया तो ममता ने कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, ईशान निर्विकार भाव से बोला। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते ऊब होने लगी है। पति के साथ रहने में कैसी ऊब? कहीं तुम मुझसे ऊब तो नहीं गई? लेकिन ईशान ने एक शातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। ममता बेमन से मायके चली गई। ममता मायके चली जरूर गई थी, लेकिन उसका मन ईशान पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वह आजाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने ईशान को फोन लगाया। कौन? उधर से आवाज आई। अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही? ममता ने उखड़े स्वर में कहा। ममता, तुमसे बाद में बात करूंगा, कहकर ईशान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। ईशान कहीं अपनी उस सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा? सोचकर ममता की बेचैनी बढ़ गई। ममता की माँ की नजर उस पर पड़ी तो वह बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊं? ममता झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। ईशान से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। ममता रुआंसी हो गई। माँ ने करीब आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हो गई। ममता को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इसी बीच एक दो बार ईशान का फोन आया, लेकिन बात औपचारिकता के लिए। एक दिन ममता की सास का फोन आया। ममता कब आ रही हो? मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन ईशान ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं आकर क्या करूंगी? ममता ने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फोन किए। सास बोली। वह तो कह रहा था कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। सास की बात सुनकर ममता तिलमिला गई। अब ईशान झूठ भी बोलने लगा था। काफी सोच विचार कर ममता ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया।
ईशान के मन में क्या चल रहा है यह जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। वह अपने ससुराल चली गई। ईशान ने अचानक आई ममता को देखा तो अचकचा गया। बोला, बताया होता तो मैं लेने आ जाता। तुम्हें फुर्सत हो तब ना। ममता के चेहरे पर व्यंग की रेखाएं खिंच गई। ईशान ने ममता को बनाने की कोशिश की। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वह बोली। जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर ईशान अपने दूसरे काम में लग गया। एक रात ईशान गंभीर था। ममता को एहसास हो गया था कि उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। उस वक्त ममता कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में ईशान के चेहरे पर आते जाते भावों को चूर नजरों से देख लेती थी। ममता, मैं आशा से शादी करना चाहता हूँ। ईशान का इतना कहना भर था कि ममता की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। उसने किताब एक तरफ रखी। मेरा शक ठीक निकला। आशा नाम है ना उसका? बहुत खूब। ममता हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की एक गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को ही हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वह बोली। काफी सोच विचार कर मैंने ये फैसला लिया है, ईशान ने कहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे माँ बनने की संभावना क्षीण है। नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगैरत लड़की है। एक शादीशुदा मर्द को फंसाया, और तुम कैसे पुरुष हो जिसे लाज शर्म सबको ताक पर रखकर एक लड़की को जाल में फांस लिया। वह स्वयं तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात काफी बढ़ चुकी है। वह प्रेग्नेंट है, बगैर शादी के। वह चौंकी। उसकी इजाजत तुमसे चाहता हूँ। ना दूं तो? तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन नहीं सकती अगर तुम माँ बन सकती तो यह नौबत ही नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाती और मैं यही रास्ता अपनाती, तब क्या तुम मुझे इसकी इजाजत देते? ईशान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ममता की मनोदशा अब एक परकिटे परिंदे की तरह हो गई। जब कुछ नहीं सूझा तो वह गुस्से में बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था कि मेरे नाक के नीचे व्यभिचार करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ, चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। ईशान भी घिटाई पर उतर आया। अगर ना चिल्लाऊं तो? बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा, ईशान ने कहा। तुम्हारे उस रखेल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा घिन आती है। मुझे उसके नाम से। ईशान ने गुस्से में ममता को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। ममता के तेवर देखकर ईशान ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात जो कुछ हुआ, उससे ममता का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। ईशान ऑफिस चला गया। तब उठी। सास ने ममता का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी ममता बोली, माँ जी, ईशान दूसरी शादी करना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोच कर वह बोली, यह ईशान का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ईशान के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? ममता ने पूछा। देखो ममता, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया, तो वह जो कर रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौत रहे? यह तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ना रही तब? ममता ने कहा तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। ईशान ऑफिस से देर से आया। आने के बाद कपड़े उतार कर बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गया। ममता सोच रही थी कि किस हक से ईशान से मनुहार करे, पर नहीं माना। खाना लगा दूं? मैं खाकर आया हूँ, सुनते ही ममता का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। गुस्से में ममता भी बिना खाए पिए अलग बिस्तर पर सोने चली गई। नींद आने का सवाल ही नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर आ टिकता। ईशान के बारे में उसने जैसा सोचा था वह उससे अलग निकला। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वह ऐसा कदम भी उठा सकता है। क्या सोचा है तुमने? ईशान का स्वर अपेक्षाकृत धीमा था। जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पर इतना जरूर बता दो कि मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी, स्वामिनी या नौकरानी?
अर्धांगिनी तो अब कोई और कहलाएगी। ममता भरे मन से बोली। तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। ईशान का चेहरा खिल गया। राग का बंटवारा कैसे करोगे? ममता के इस अप्रत्याशित सवाल पर वह सकपका गया। जब कुछ नहीं सूझा तो उल्टे उसी पर प्रश्न थोप दिया। ममता गुस्से में बोली, आशा से प्यार मुझसे राय लेकर किया था। ईशान ममता के कथन पर चिल्ला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं। ममता ने यह खबर अपने मायके पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा भाई बहन सभी रोष से भर गए। पापा तल्ख स्वर में बोले, ममता तुम यहीं चली आओ, कोई जरूरत नहीं उसके पास रहने की। वहां आकर क्या मिलेगा? एक नीरस उबाऊ जिंदगी। सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा। वहीं मेरे लिए एक बांझ सी का अभिशप्त जीवन। बहुत होगा किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी। क्या इससे मेरा दुख कम हो जाएगा? कहते कहते ममता की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। पापा बोले, कोई जरूरत नहीं है। वहां भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे। इससे अच्छा सौतन के ही खिलाऊं। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। पिता ने कहा। उससे मिलेगा क्या? बेहतर है कि समय का इंतजार करूं। हो सकता है मेरी गोद भर जाए। ममता ने आशा नहीं छोड़ी थी। अंततः ईशान से अपनी मर्जी से आशा के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर वह घर आ गई। ऑफिस से आकर ईशान सबसे पहले ममता के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे ममता से ऊब होने लगी थी। आशा की खुशबू वह ममता के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। आशा उसी के इंतजार में सज धज कर तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्टी आशा जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लगते। एक हफ्ते बाद पहली बार ईशान रात बिताने ममता के पास आया। ममता को कहीं न कहीं विश्वास था कि वह मां अवश्य बनेगी। बेमन से उसने पास 2 घंटे बिताकर आशा के पास चला गया। ममता अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। ईशान उसकी भावनाओं को रोंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। एक दिन वह भी आया जब आशा मां बनने वाली थी। ईशान काफी परेशान था। ममता से बोला, हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाओ। पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। यह सुनकर ममता का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि आज ईशान आशा के लिए कितना परेशान है। अगर वह सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। ममता की आंखों में आंसू छलक आए। ईशान की नजर उस पर पड़ी। रोने धोने से क्या मिलने वाला है? खुशियां मनाओ कि इस घर में एक चिराग चलने वाला है, जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। वह बोली। वह तुम्हें बड़ी माँ कहेगा। ईशान ने खुश होकर कहा, नहीं बनना है मुझे किसी की बड़ी माँ। ममता गुस्से में बोली। ईशान जाने लगा तो कुछ सोचकर ममता ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना होगा? ईशान ने नर्सिंग होम का नाम बता तो दिया और वह वहां चली गई। आशा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सास जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद आशा को उसके कैबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ स्नेह के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख ईशान का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल ईशान पर गया है। सास पुचकारते हुए बोली। ईशान दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा कराया। एक तरफ खड़ी ममता अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं था। सब बच्चे को और आशा की फिक्र थी। जो खुशी उसे देनी चाहिए थी वह आशा से मिल रही थी। मान सम्मान उसे मिलना चाहिए था, वह आशा को मिल रहा था। यह सब उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा था। मौका देखकर वह बिना बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यहाँ उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फोन आया। वह फोन पर ही रोने लगी। ममता, चुप हो जाओ मेरी बच्ची। मैं अभी तेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ, परेशान मत हो। माँ ने ढांढस बंधाया। क्यों ना हूँ परेशान? आशा माँ बन गई। एक मैं हूँ जो बांझ के कलंक के साथ जी रही हूँ। ममता का शोक गुस्सा छलक गया। वह सिसकती रही। माँ ने उसे समझाया, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर ममता ने फोन काट दिया। वह सुबक रही थी तभी ईशान का फोन आया। ममता, कहाँ हो तुम? सब तुमको पूछ रहे हैं, बच्चा कैसा है? ममता स्वर साध कर बोली। एकदम ठीक है, ईशान खुश होकर बोला। कुछ दिन अस्पताल में रहकर आशा घर आ गई। ईशान को तो बहाना मिल गया आशा के साथ रहने का। बच्चा खिलाने के नाम पर अब वह ममता की खबर भी लेना भूल गया।
यह सब असह्य था ममता के लिए। सो एक दिन मन बनाकर ईशान से बोली, ईशान, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहूंगी। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं। तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया, पर जाहिर नहीं होने दिया। परसों मेरा भाई आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी जरूरत है। मैं एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तूल न देते हुए मैं अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जैसे से सामान पैक करती, उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसके नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वह पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही हैं, मगर आज काल कोठरी सरीखी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाई, बेटे के खिलाफ न तब खड़ी हुई, न अब। ममता को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसने एक संसार में नौकरी कर ली। शुरू में कभी कभार ईशान का फोन आ जाता था। उसने उसे खर्च के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर ममता ने मना कर दिया। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। ईशान अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उससे मिलने के लिए आया। ईशान उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वह युवक ईशान से अपनी बात कहता, वैसे वैसे ईशान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है? ईशान बोला। उसने अदालत के कागजात ईशान को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब तुम चाहते क्या हो? ईशान ने उससे पूछा। वह आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला लें। कहकर उस युवक ने ईशान को ऐसे भंवरजाल में फंसा दिया कि उससे ना हंसते बन रहा था, ना ही रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वह घर आया। उस समय आशा अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। छरहरे बदन की आशा माँ बनने के बाद और भी निखर गई थी, जिससे सिवाय प्यार जताने के उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मगर हकीकत तो आखिर हकीकत होती है। मैं बिना कपड़े उतारे चिंताग्रस्त हो सोफे पर बैठ गया। ऐसे क्यों बैठा है? आशा क्या कर रही है? ईशान की माँ ने पूछा। सास की आवाज पर आशा की तंद्रा टूटी। आप आप कब आए? वह अचकचा उठी। ये क्या हालत बना रखी है? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? देर क्यों हो गई? आशा के सवालों से वह खिसिया गया। क्या आते ही सवालों की झड़ी लगा दी? खुद तो दिन भर बच्चे का बहाना बनाकर लेटी रहती हो। पति मरे या जिए, तुम्हें कुछ चिंता नहीं रहती। ईशान के बदले तेवर ने आशा को असहज बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब ईशान के बात करने का लहजा उसके प्रति असम्मानजनक था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? यह तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय ना दूं तो क्या उसे अकेला छोड़ दूं? आशा ने भी उसी की टोन में जवाब दिया। उस समय तो ईशान ने अपने आप पर नियंत्रण रखा, मगर जब परिस्थिति बदली तो मूल विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? ईशान के इस सवाल पर आशा अंदर ही अंदर डर गई। डर स्वाभाविक था। पहले तो उसने नाननपुर किया, मगर जब ईशान ने उसके पहले पति का नाम बताया तो वह अपने बचाव में बोली, हाँ, 3 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले अमित से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? ईशान के इस सवाल पर उसे चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? ईशा, ईशान के इस सवाल पर आशा अंदर ही अंदर डर गई। डर स्वाभाविक था। अगर यह मामला पुलिस के सामने गया तो जेल मुझे ही होगी, क्योंकि मैंने किसी के भ्राता को घर में रखा है। ईशान ने अपनी कमजोरी स्वतः जाहिर कर दी। नहीं लिया था। आशा बोली। वजह? ईशान ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराबी था, बल्कि उसके दूसरी औरत से भी संबंध थे। इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो आज किसी से कर ली और कल किसी और के साथ? यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। आशा अपने मूल स्वभाव पर आ गई। ईशान सन्न रह गया। जिसे उसने फूल सी कोमल समझा था, वह कांटों सरीखी निकली। क्या बक रही हो? वह चीखा। गलत क्या कहा? आपने ममता के साथ जो किया, क्या वह खेल नहीं था? ईशान को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। अनायास उसका ध्यान ममता पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने ममता का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता था? ईशान,
मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छिपाया? ईशान ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब अमित से शादी की, तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह भी थे। मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने अमित का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना ही मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया। यह सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है। नौकरी के दौरान वह शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा या तो वह कहीं और नौकरी कर रहा होगा या अपने शहर लखनऊ चला गया होगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह लखनऊ का ही रहने वाला था? ईशान के इस सवाल पर वह किंचित परेशान दिखी। उसने बताया तो था, मैंने मान लिया। आशा से बात करने पर ईशान को लगा कि या तो आशा पूरी तरह बेकसूर है या फिर वह खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? ईशान के इस सवाल पर वह विचलित हो गई। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही ना फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर आशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन उस युवक का फोन आया तो ईशान ने बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से विवाह की हकीकत को जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की है। यह जानकर ईशान और भी परेशान हो उठा। अगले दिन उस युवक का दोबारा फोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? ईशान गुस्से में बोला। जहां भी था, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मेरी बीवी को अपनी बना ले। वह बोला, तुम चाहते क्या हो? ईशान मूल मुद्दे पर आया। आशा मुझे चाहिए। कुछ सोचकर ईशान बोला, वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। यह सुनकर वह हंसने लगा। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उसे अपने घर में रख लें? उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उससे मिल लो। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो। ईशान ने कहा। ठीक है। ईशान ने आशा को इस वार्तालाप से अवगत कराया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊंगी? आशा की त्योरियां चढ़ गई। बिना तलाक दिए मैं भी तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहूंगा। ईशान ने साफ कह दिया। आप होश में तो हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? इस बार आशा के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक जिसे वह छुई मुई समझता था, वह नागिन सी फुफकारने लगी थी। ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस भंवर जाल से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है मेरे लिए। ईशान रुआंसा हो गया। वह तुम्हें तलाक देगा? क्या इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। बिल्कुल। आशा के कथन से उसे तसल्ली हुई। ईशान ने उस युवक को एक गोपनीय जगह बुलाया। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर ईशान ने अमित के साथ चाल चली। क्या? वह आश्चर्य से बोला। मैं उस बच्चन के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्यों? इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वह शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? ईशान ने पूछा। ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती। तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा। यह सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बता रहे हो। बताना ही पड़ेगा। उसने काफी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 7 लाख रुपए। अब अगर सूद समेत मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? 15 लाख। उस युवक ने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। 8 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह तैयार हो गया। इस तरह आशा उस युवक से आजाद हो गई। अब यह ईशान को तय करना था कि आशा को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास लायक है? वह खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। अनायास उसका ध्यान ममता पर चला गया और वह पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।